हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक पूरी जो सीरीज़ चला रहा हूं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की, जिसके अंदर भारत आज़ाद कैसे हुआ और कैसे कैसे भारत के अंदर बदलाव आने शुरू हुए और आज जिस स्टेज पर हम खड़े हैं और दुनिया हमारे को एक नया सुपर पावर के रूप में देख रही है, वो कैसे पहुंचे, उस पूरी सीरीज़ को हम चला रहे हैं। और मैं उसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो बना रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए यूपीएससी से लेकर लगभग हर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूरी है, उसमें आपको काम आएगा। दोस्तों, तारीख है 15 अगस्त 1947 और इस 15 अगस्त 1947 की जो डेट है, 1947 की जो डेट है, इस डेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस दिन हमारा हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था। अगर हमारा हिंदुस्तान इस दिन आज़ाद हुआ था तो दोस्तों इससे अगला स्टेप ये था कि ऑब्वियस सी बात है, हमें आज़ादी मिली और अब हम इतिहास को एक नए तरीके से लिखने और अपनी एक नया तरीके से भविष्य बनाने की तरफ आगे बढ़ चले। लेकिन क्या ये जो भविष्य हमारा बना या आज के दिन हम जिस तरीके से रह रहे हैं, क्या हमारा इतिहास इतना ही सुनहरा था? याद रखिए, भारत एक ऐसा उन गिने चुने देशों में से है जिसका इतिहास बहुत ज़्यादा रक्त रंजित है, बहुत ज़्यादा खून खराबे से भरा हुआ है, ब्लड शेड बहुत ज़्यादा हो रखा है। पूरी कम्युनिटीज़ को, पूरी एथनिसिटीज़ को ही ख़त्म करने का यहाँ पर इतिहास है, आपके कल्चर को ही ख़त्म करने का पूरा इतिहास रहा है। ऐसी ही एक तारीख 15 अगस्त 1947 थी, 15 अगस्त 1947 थी, जिस दिन आप एक युग से निकलकर दूसरे युग में, एक एज से निकलकर दूसरी एज में एंटर करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस 15 अगस्त 1947 के दिन आपके देश में माहौल क्या था, आपका देश कैसा था, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि असलियत में उस दिन हुआ क्या था। उस दिन की सबसे सुनहरी याद हमारी 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच की 12 बजे का वो टाइम है जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे होते हैं। हमारी सबसे बड़ी याद वही भाषण है, लेकिन अगर आप सच्चाई देखें तो उस समय, उस पर्टिकुलर दिन हमारा देश किन दो समस्याओं से जूझ रहा था उसे समझिए। सबसे पहला हमारे देश के सामने जो समस्या थी वो थी कम्युनलिज्म, यानी सांप्रदायिकता। आपके देश में सांप्रदायिकता जो है वो सबसे बड़ी समस्या थी। वो समस्या इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि इस सांप्रदायिकता की वजह से सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने प्रिंसली स्टेट्स था। इस कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता ने आपके देश को कहां कैसे कैसे परेशान किया, ये तो मैं आपको कॉन्टिन्यूसली आगे धीरे धीरे समझाता रहूंगा। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स का जो रोल है, जो ये राजा महाराजाओं का रोल है, ये कैसा रहा था, किस तरीके से इन लोगों ने देश के सामने एक समस्या ही खड़ी की थी, मैं आज आप लोगों को उसके बारे में समझाने जा रहा हूं, उसके बारे में बताने जा रहा हूं, वो समझाऊंगा। दोस्तों, आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, बहुत शीश कटाए गए थे, बहुत संघर्ष किया गया था, अपनी जवानी इसके ऊपर न्यौछावर कर दी गई थी, तब जाके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन आप ये देखेंगे, मैं आपको पहले भी पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि 3 जून 1947 यानी 3 जून 1947 को कहीं ना कहीं जो माउंट बेटन है उन्होंने डिक्लेयर किया, लॉर्ड माउंट बेटन ने, कि हम 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे देंगे। दोस्तों, मैं इस 15 अगस्त 1947 के पीछे की कहानी अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग उसको सर्च करें और देखें कि असलियत में यही तारीख क्यों दी गई। लेकिन अगर आप देखें, इस समय पर भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स
यानी 565 जो रियासतें थी वो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। आपके सामने यहां स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर येलो कलर में आपको यहां पर प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देसी रियासतें नजर आएंगी, और रेड कलर के अंदर वो इलाका है जो कि ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन आने वाली, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष रूप से राज करी जाने वाली टेरिटरीज हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस। अब यहां अगर आप देखें, अगर हिंदुस्तान 15 अगस्त को आजाद हुआ तो यहां पर असलियत में इतना आसान काम नहीं था। वास्तव में आप अगर देखें तो ब्रिटिशर्स ने भारत को कैसा साम्राज्य सौंपा था, ब्रिटिशर्स ने भारत को कैसा देश सौंपा था वो देखिए। अंग्रेजों ने इंडिया को, बार बार ब्रिटिशर्स दावा करते हैं कि वी यूनाइटेड इंडिया, हमने भारत को एकीकृत किया, लेकिन अगर आप इन्हीं ब्रिटिशर्स को देखेंगे तो उन्होंने एक एक्ट पास किया, वो था इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अंग्रेजों ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी 1947 पास किया, और इस एक्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा गया था कि 1947 15 अगस्त के बाद जो देसी रियासतें ब्रिटिश पैरामाउंटेसी मान रही थी, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी मान रही थी, उसमें भाई जो भी इलाके ब्रिटिश पैरामाउंटेसी में थे वो पहले तो थे प्रोविंसेस यानी प्रांत, और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स, यानी देसी रियासतें। अंग्रेज कहते हैं कि हम जाते हुए ये ब्रिटिश पैरामाउंटेसी खत्म कर रहे हैं, ये ब्रिटिश सर्वोच्चता हम खत्म कर रहे हैं, और इसी के साथ ये जो प्रोविंसेस यानी प्रांत हैं ये भी आज़ाद हैं, और प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतें हैं जो लगभग 565 के करीब थी, ये भी आज़ाद हैं। अंग्रेज़ों ने साफ शब्दों में कह दिया कि 565 रियासतें भी आज़ाद हैं और ये जो प्रांत हैं ये भी आज़ाद हैं। यानी हिंदुस्तान जिस दिन अंग्रेज़ों ने अपनी पार्लियामेंट की तरफ से आज़ाद डिक्लेयर किया, उस समय हिंदुस्तान की शक्ल कुछ इस तरीके से थी। दोस्तों, ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जो येलो कलर वाली हैं वो ज़्यादा नहीं 565 थी, 565 रियासतें थी ये। अब 565 रियासतें येलो कलर वाली थी, यानी अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे आना होता तो या तो आप प्रोविंसेस में इस तरीके से घूम घूम कर बहुत ही बचते बचाते आते, और वो भी बिना पासपोर्ट के पहुंच पाते। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपको बॉम्बे से मद्रास जाना होता तो आपके पास या तो समंदर का रास्ता था, या फिर आप एक रियासत से बिना पासपोर्ट के अगर जाना चाहते तो शायद आपको इस तरीके से घूम फिर के जाना पड़ता। या फिर दूसरा तरीका आपके पास ये है दोस्तों कि आप दिल्ली से निकलते और एक रियासत, दूसरी रियासत, तीसरी रियासत, चौथी रियासत और शायद पता नहीं कितनी रियासतों के पासपोर्ट लेकर इस रास्ते से या NH 8 वाले रास्ते से या आगरा एक्सप्रेसवे वाले रास्ते से कहीं से भी आप अगर जाते तो आपको इन सभी अलग अलग देशों के पासपोर्ट लेने पड़ते, क्योंकि ये पूरी की पूरी 565 रियासतें थी। और उसके अलावा अंग्रेज़ों ने जो पाकिस्तान आज़ाद किया था, अंग्रेज़ों ने जो पाकिस्तान बनाया था वो सिंध प्रांत अलग कर दिया, ये पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब जो दिल्ली तक था। उसके बाद बंगाल के यहाँ से ये 2 टुकड़े कर दिए कि ये वाला पूर्वी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल।
इसके अलावा अंग्रेज कहते हैं कि ये जो देसी रियासतें हैं ये ऐसी की ऐसी पड़ी रहें, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। असलियत में जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ उस दिन हिंदुस्तान की शक्ल ऐसी थी। जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ उस दिन हिंदुस्तान की शक्ल ऐसी थी, यानी एक बहुत ही कटा फटा टूटा फूटा हिंदुस्तान। अंग्रेजों की पार्लियामेंट ने हिंदुस्तानियों को, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को पकड़ा दिया और यह कहा कि ये सारी रियासतें स्वतंत्र हैं। उसके बाद यहां तक कहा कि ये रियासतें चाहें तो अपना एक अलग मुल्क बना सकती हैं और चाहें तो किसी भी बड़े डोमिनियन के साथ शामिल हो सकती हैं। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। यहीं से सारा खेल शुरू होता है कि यहीं से, और यहां पर सबसे गंदा खेल खेलने वाला इंसान मोहम्मद अली जिन्ना था। सबसे ज्यादा खेल खेलने वाला इंसान मोहम्मद अली जिन्ना था। असलियत में जिन्ना किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में भारत की कांग्रेस सरकार को घुटनों के बल ला देना चाहता था और ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़े इलाके पर अपना कब्जा करना चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी रियासतें हैं वो हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान के साथ मिलें। इसमें भारत के राजा महाराजाओं को खेल खेलने का मौका मिल गया। कैसे मिला? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 3 जून को जैसे ही प्लान डिक्लेयर हुआ, 4 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके अंदर सारे के सारे प्रोविजंस रख दिए कि किस तरीके से सिचुएशन चेंज हो रही है और ब्रिटिश साम्राज्य आपको आजाद करके जा रहा है। समझे? अब यहां सबसे बड़ी सिचुएशन यही थी कि ये देसी रियासतें क्या चाहेंगी। इसमें सबसे खतरनाक रोल इन देसी रियासतों ने प्ले करना शुरू किया और इस खतरनाक रोल में सबसे पहले मद्रास से नीचे की तरफ आपको ये जो येलो कलर में दिखाई दी है, ये है त्रावणकोर रियासत। सबसे पहले रोल प्ले किया इस त्रावणकोर रियासत ने। इस त्रावणकोर ने क्या किया? अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और ये कहा कि हम तो आज़ाद हैं। और इसी को फॉलो करते हुए जैसे ही त्रावणकोर ने अपने आप को आज़ाद किया, ये जो आपको येलो कलर का बीच में हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये था हैदराबाद। इसने 12 जून को अपने आप को ये कह दिया कि 15 जून को मैं आज़ाद होने जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यानी इन दोनों रियासतों ने, त्रावणकोर तो फिर भी चलो एक बार को ये था कि कोने पे था और बिल्कुल अलग था, लेकिन हैदराबाद जो बिल्कुल हिंदुस्तान के बीच में था, वो अगर अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर रहा था तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात थी। ऐसी सिचुएशन में भारत के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां आ चुकी थी, इतनी बड़ी चुनौतियां आ चुकी थी कि कुछ कहने की हद नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में अब सबसे पहले तो अगर त्रावणकोर ही अलग हो जाता तो बाकी सारे इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे वो सारे के सारे राजा महाराजा कहते कि हम भी अलग हो रहे, और ऐसा हुआ भी। हुआ ये कि जब ये सारे मतलब त्रावणकोर ने अपनी आज़ादी को डिक्लेयर किया तो उसके जस्ट बाद भारत के जितने भी छोटे बड़े राजा महाराजा थे, यहाँ तक कि जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में भाग ले रहे थे, शिरकत कर रहे थे, वो भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से आनाकानी करने लगे और यहीं से हालात जो हैं वो निरंतर बदलने शुरू हो गए और पैनिक क्रिएट हुआ और कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आने लगी जिसे कहा गया बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया,
कि भारत का तो बाल्कनाइजेशन हो गया, भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ये टर्म असलियत में इंटरनेशनल वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर यूज किए जाती है, जिसके अंदर बाल्कनिक पेनिनसुला है। बाल्कनिक पेनिनसुला है, जैसे आप भारत में देखेंगे तो भारत से जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाएंगे तो यहां आपको सर्बिया बुल्गारिया ग्रीस वगैरह दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पूरा इलाका है ये यूगोस्लाविया नाम का, इसे कहा जाता है बाल्कन पेनिनसुला। और इस बाल्कन पेनिनसुला यानी बाल्कन प्रायद्वीप के अंदर क्या हुआ था, शुरू में तो यूगोस्लाविया नाम का एक देश बना था, बाद में इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि इससे एक टर्म निकल कर आई जिसका नाम था बाल्कनाइजेशन यानी बाल्कनीकरण। बाल्कनीकरण का मतलब ये था कि किसी भी देश को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना, और जब आप किसी भी देश को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं तो बाल्कनाइजेशन टर्म का इस्तेमाल होता है। यहां पर ब्रिटिश इंडिया के बाल्कनाइजेशन की प्रवृत्ति को दिखाना शुरू किया गया या बाल्कनाइजेशन दिखाई देना शुरू हुआ। यहीं से सरदार पटेल और वीपी मेनन, सरदार पटेल और वीपी मेनन इज द अनसंग हीरो ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के इंटीग्रेशन के अनसंग हीरो, यानी मतलब जिनके बारे में दुनिया ज़्यादा नहीं जानती, वो हैं वीपी मेनन। सरदार पटेल मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, और वीपी मेनन इनके सेक्रेटरी होते थे, और इन दोनों के एफर्ट से ही हिंदुस्तान का यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाया। अब दोस्तों यहीं से कहानी शुरू होती है कि असलियत में हिंदुस्तान कैसा था, वो मैं आपको बता चुका हूं। अगले वीडियो में अगले 2-3 वीडियोस बनेंगे और उन सभी वीडियोस में अलग अलग कहानियां बताई जाएंगी कि हिंदुस्तान को कैसे कैसे इकट्ठा किया गया और कैसे कैसे इन प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ जोड़ा गया। सबसे पहले जो ड्रामा दिखाया त्रावणकोर और हैदराबाद का तो बता ही दिया, सबसे गलत रोल प्ले किया गया यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और भोपाल की रियासत के द्वारा। ये इतना बड़ा इलाका जो था, भोपाल के जो नवाब थे वो तो सैफ अली खान के पड़नाना लगते हैं, ये पूरा इलाका मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलके पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। ऐसा क्या हुआ कि ये लोग वहां जाने से रुक गए और सरदार पटेल ने ऐसी क्या चाल चली कि इनको हिंदुस्तान में शामिल कर लिया। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और भोपाल किस तरीके से भारत का हिस्सा बने, वरना ये अगर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते तो आपके हाथ से पूरा राजस्थान निकल चुका होता और हिंदुस्तान एक छन्नी की तरह होता जो कि बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ होता, और आपको न जाने कितनी समस्याएं, कहीं ना यूपीएससी पास करने की सपने देख रहे होते और कहीं ना ये यूनाइटेड इंडिया होता। बहुत सारे छोटे छोटे देशों का एक ग्रुप होता जो छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ रहा होता। तो दोस्तों इसी चीज को समझिएगा। अगले वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि किस तरीके से बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर की कहानी क्या थी और भोपाल की क्या कहानी थी। धन्यवाद।